Now, what about voice? Now it is clear or not? Not clear. Uh, today, today's session, uh, have discussed about degree and trading. Uh, I don't think right trading measurement. Okay. Uh, is the definition? Yeah, measurement in your own language. What is measurement? Voice is not clear. Anyone who is getting clear audio and video? Clear? Okay. What measure? What is basically measurement? देखो मैं बताता हूँ देखो किसी भी चीज की डेफिनेशन जो है वो आप याद रखिए जब आप उसको feel है ना अगर आपको आपको कोई है बोला जाए कि इसको करिए तो आप क्या देखो एग्जाम्पल आपको एक स्टिक दी गई है ना आपसे बोला जाएगा कि मेजर करिए यानी इस मेजर करिए अब बताओ कैसी है साउंड नाउ अब ठीक है नाउ क्लियर ओके देखते हैं
अगर आपको कोई एक स्टिक दी गई मेजरमेंट के लिए, आपको कोई स्टिक दी गई, तो वो स्टिक का आप क्या करोगे, है ना? क्या करोगे? आपके पास एक स्केल होगी, है ना? स्केल होगी आपके पास। स्केल को हम बोलते हैं नोन क्वांटिटी। जैसे मान लो ये स्केल है, इस पे 0 प्रिंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन सेंटीमीटर, है ना, या मीटर या जो भी हो। इस स्केल को क्या करेंगे, इसके साथ आप कंपेयर करेंगे, है ना? तो कंपैरिजन, कंपैरिजन ही हमारा क्या कहलाता है, मेजरमेंट। कंपैरिजन ऑफ अ नोन क्वांटिटी टू द नोन क्वांटिटी, ये भी क्या है, ये भी लेंथ है, और इसकी भी हमको क्या करना है, लेंथ ही मेजर करना है ना? तो जिसकी लेंथ मेजर करना है दैट इज अ नोन क्वांटिटी। सिर्फ लेंथ की बात नहीं होती है, टाइम की बात भी होती है, या फिर हम कह सकते हैं वॉल्यूम की भी बात हो सकती है, एरिया की भी बात हो सकती है ना? जैसे वॉल्यूम है, जैसे हम दूध लेने जाते हैं, तो दूध लेने जाते हैं तो 1 लीटर है, तो 1 लीटर का एक हमारा इस तरह से कंटेनर होता है, 1 लीटर का कंटेनर होता है। इस कंटेनर से, इस कंटेनर से हम क्या करते हैं, दूध का कंपैरिजन करते हैं। तो बेसिकली एक बहुत बड़े कंटेनर में अगर मिल्क होगा, तो उस मिल्क से हम छोटे कंटेनर यानी 1 लीटर पे हम कंपेयर करेंगे, तो वो हमारा मेजरमेंट कहलाता है। सेम इसी तरीके से हर क्वांटिटी के लिए होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेंथ की बात करता हूँ, लेंथ अगर कोई स्टिक आपको दी गई, उस स्टिक की हमको लेंथ नहीं पता, एंड उस स्टिक की हमको लेंथ पता करना हो, then what we will do, we will compare this unknown length with a known length। मीन्स जो स्केल है हमारी वो नोन है। जैसे हमारा ये मेजरमेंट मेजर करने वाला जो कंटेनर होता है, ये भी हमारी नोन क्वांटिटी। तो नोन क्वांटिटी से अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन ही हमारा मेजरमेंट कहलाता है। मीन्स मेजरमेंट ऑफ कंपैरिजन ऑफ unknown quantity with a known quantity is called measurement. You can write the definition of measurement, that is, you can write the definition of measurement: comparison of unknown quantity with a known quantity। unknown है ना, इसको लिख लेना, unknown known। measurement of unknown quantity with a known quantity is called measurement। आप अपनी बुक ओपन करोगे, फिगर बना लोगे यहाँ से, अपनी बुक ओपन करोगे, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पेज नंबर 17। ओके, पेज नंबर 17 नहीं बल्कि आप पेज नंबर 18 कह रहे हो। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, measurement of length is what? It is basically a comparison of a known quantity with a known quantity। Write down heading, next heading: measurement of large distance। measurement of large distance।
Most important topic in this chapter, measurement of large distance. मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस का मतलब क्या होगा कि हम लार्ज डिस्टेंस को मेजर करें, ठीक है? कैसे कैसे देखते हैं, यहाँ पे देखना बहुत ध्यान से चीजें को। हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, ग्राउंड अर्थ, अर्थ का सरफेस। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्थ का सरफेस है। अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई बहुत दूर कोई हमारा एक ऑब्जेक्ट है, कोई प्लैनेट है, बहुत दूर है कोई, अर्थ के सरफेस से बहुत दूर है कोई प्लैनेट है। ये प्लैनेट को हमको क्या करना है, इस प्लैनेट की डिस्टेंस को हमको, बेसिकली इस प्लैनेट की डिस्टेंस को हमको फाइंड करना है कि अर्थ के सरफेस से ये कितनी दूर है, अर्थ के सरफेस से ये कितनी दूर है, दैट वी हैव टू फाइंड। समझना ये बात? देखना, अभी बनाने की जरूरत नहीं, पहले समझो क्या हुआ कि हम अर्थ के एक पॉइंट से, इस पॉइंट से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं ध्यान से, है ना? अर्थ के सरफेस से इस प्लेनेट को हम ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये प्लेनेट कहाँ है, इस डायरेक्शन में है, प्लेनेट इस डायरेक्शन में है। और हम कोई एक ऐसा स्टार ले लेते हैं जो हमारे सामने यहाँ पे कहीं स्टार, स्टार बहुत दूर कोई स्टार हो, उसको हम ले लेते हैं। प्लेनेट के कंपैरिजन में स्टार की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है ना? प्लेनेट के कंपैरिजन में स्टार की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होती है। हमने देखा कि एक स्टार सीधे में एकदम वर्टिकली अपवर्ड एक स्टार है और प्लेनेट यहाँ पे कोई है ना। अब जब हम यहाँ से इसको, यानी यहाँ पे पोजीशन नंबर 1 से हम पोजीशन नंबर 2 पे आते हैं, पोजीशन नंबर 2 पे आते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जब हम यहाँ से यहाँ आ गए तो प्लेनेट हमारा कहाँ चला गया, प्लेनेट हमारा यहाँ आ गया। और हम स्टार को देखेंगे, उसी स्टार को, तो उसी स्टार को अगर हम देखेंगे तो स्टार अभी भी वर्टिकली वहीं रहेगा। देखना ध्यान से कैसे, अगर आप ऐसे खड़े हो सामने, ऐसे खड़े हो, आपके सर के ऊपर लेट सपोज कोई, मान लो फैन है, फॉर एग्जाम्पल कोई फैन है या कोई ऐसी चीज है ना, आप थोड़ा सा इधर होके आप ऑब्जर्व करोगे तो एंगल थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइंड हो जाएगा, ऐसे इंक्लिनेशन हो जाएगा। लेकिन अगर स्टार को देखोगे, स्टार वर्टिकली अपवर्ड है अभी ना। फिर उसके बाद फैन के नीचे आ जाओ, फिर इधर चले जाओ थोड़ा सा, तो फैन का इंक्लिनेशन थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। लेकिन स्टार की जो पोजीशन है वो अभी भी वर्टिकली अपवर्ड ही रहेगी। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज बिकॉज स्टार इज स्टार इज फार अवे, बहुत दूर है स्टार, जिसकी वजह से वो, अगर मैं थोड़ी सी मैं अपने पोजीशन को चेंज करता हूँ, थोड़ा सा भी अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, तो स्टार वर्टिकली अपवर्ड ही रहता है। लेकिन जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है, नियर बाई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को, अपने इंक्लिनेशन को चेंज कर देता है। सेम इसी तरीके से ये प्लैनेट है, ये बहुत दूर है लेकिन स्टार के कंपैरिजन में पास है। ध्यान रखना, स्टार के कंपैरिजन में ये प्लैनेट जो है पास है। समझ में आ रही बात है? लेकिन ये भी डिस्टेंस काफी ज्यादा है, यानी ये डिस्टेंस भी काफी ज्यादा है, लेकिन अर्थ और प्लेनेट की डिस्टेंस भी काफी ज्यादा है। लेकिन अर्थ और स्टार को देखा जाए तो स्टार बहुत ही ज्यादा दूर है एज कम्पेयर टू प्लेनेट। ठीक, तो ऐसा देखा गया कि एक पोजीशन पे थे तो प्लेनेट हमारा कुछ एंगल बना रहा था वर्टिकल से, और एक कोई स्टार था जो वर्टिकली अपवर्ड था। जब हम यहाँ पोजीशन पे आए, अर्थ के दूसरे सरफेस पे है, दूसरे पोजीशन पे है,
तो ये जो प्लेनेट है वो इंक्लिनेशन इधर की तरफ बनाने लगा, और ये अभी भी वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा 1, इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। अगर ये थीटा 2 है तो दिस इज ऑल्सो थीटा 2, और ये थीटा 1 है तो दिस इज ऑल्सो थीटा 1। और इस पूरे एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, दैट विल बी इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। ओके, ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। डन। ओके, अब यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, ये अर्थ ही है ना। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, इसको हम स्मॉल डी, यानी स्मॉल डी क्या होगा, ये होगा हमारा बेसिस बोलेंगे। बेसिस यानी दो ऑब्जर्विंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्विंग पॉइंट। ये एक ऑब्जर्विंग पॉइंट है और ये एक ऑब्जर्विंग पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी इक्वल टू बेसिस। दैट इज बेसिकली बेसिस नॉट बेसिक। ओके, और ये जो हमारा प्लेनेट है पी, इस प्लेनेट से यहां तक की P2 की जो डिस्टेंस है दैट इज सपोज कैपिटल डी, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस भी हमारी क्या है, कैपिटल डी। ओके, लिखेंगे यहाँ पे इफ इफ थीटा is small, sorry, if theta is small, if theta is small, थीटा अगर बहुत छोटा होगा, कैसा होगा, ये कुछ इस तरह से होगा, बहुत छोटा होगा, है ना। कौन सा, ये वाला एंगल, यानी ये जो एंगल बन रहा है थीटा, यानी इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज वेरी स्मॉल, दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, देन दिस 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 बेसिस, देख लेना ध्यान से, बेसिस यानी इसको हम डी कहेंगे, डी इसको हम बेसिस कहते हैं, ये कैपिटल डी होगा, ये थीटा होगा, ये बना लेना साइड में। तो अगर बहुत छोटा एंगल होगा तब यहाँ पे हम दिस बेसिस, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, बेसिस बेसिस कैन बी treated as arc, basis can be treated as arc, ये एक आर्क ट्रीट की जा सकती है। देन लिखते रहना, देन देन थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस डी अपॉन कैपिटल डी, और कैपिटल डी और कैपिटल डी
is equals to small d upon theta। कैपिटल डी है, ध्यान रखना इसमें। कैपिटल डी इज इक्वल्स टू स्मॉल डी अपॉन थीटा, है ना। हाँ, नोट करते रहना, नोट करते रहना सभी लोग, नोट करते रहना। यहाँ पे लिख लेना थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ध्यान रखना, थीटा हमारा रेडियन में होना चाहिए। इफ इट इज गिवन इन डिग्री देन वी हैव टू कन्वर्ट इनटू रेडियन। रेडियन में पुट करने के बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा। यस, डन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखो अभी क्या हो रहा है, अभी समझना। अभी तो हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, अभी इसको अप्लाई भी करेंगे। We will solve the question based on this topic. Done or not? If done, you can write. Done, everyone. स्पीड बढ़ाओ ना, स्पीड बढ़ाओ। देखो अभी समझ में आएगा। तो सन पे कोई गया है क्या अभी तक? सन पे कभी कोई गया है? पूछ रहा हूँ, यस और नो? नो। लेकिन सन का मेजरमेंट हमने ले लिया, है ना। किसी प्लेनेट पे या किसी प्लेनेट पे जाने से पहले हम उसकी डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। इस स्टार पे अभी तक नहीं है, लेकिन स्टार का डिस्टेंस हम अप्रोक्सीमेटली मेजर कर लेते हैं, है ना। तो लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए बिना मून पे गए, सॉरी, बिना मून तक हम कोई स्केल लगाए, ऐसा तो नहीं है ना कि मून की डिस्टेंस को हमें, मून पे तो जा चुके हैं, ठीक। क्या मून तक, यहां से लेके मून तक का कोई हमने मीटर स्केल लगाया? नहीं। क्या कौन सा मेथड हमने यूज किया? हमने मेथड यूज किया किसका? इसी पर्टिकुलर मेथड। और भी मेथड हो सकते हैं मेजर करने के, ठीक है। कोई हमने एक स्केल नहीं लगाया, है ना। स्केल हमने कोई नहीं लगाया, स्केल नहीं लगाया, इसलिए ये मेथड हमने यूज किया हुआ है। इसी तरीके से अगर हम बात करें मास ऑफ द सन या मास ऑफ द अर्थ, है ना, अर्थ के मास की बात करें या सन के मास की बात करें, तो वो भी नोन होता है, वो भी साइंटिस्टों ने मेजर कर लिया है। वो भी कैसे किया? बड़ा सा एक बैलेंस यानी तराजू लिया होगा, तभी ना मेजर किया होगा। कैसे किया होगा? इतना बड़ा तराजू कौन बनाएगा? सोचो। नहीं, है ना। तो उसका भी एक पर्टिकुलर मेथड, हर एक चीज का मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड होता है। उस पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करके हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम सन के सरफेस के टेम्परेचर की बात करें, सन के सरफेस के टेम्परेचर की बात करें, तो उसके सन के सरफेस का टेम्परेचर कितना होगा, वो कैसे मेजरमेंट के, जाके हमने थर्मामीटर नहीं लगाया वहां पे, है ना। कोई पर्टिकुलर मेथड हमने यूज किया हुआ, जो कि आप पढ़ोगे क्लास 11 में ही पढ़ोगे, है ना। कैसे हम आजकल जो हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, उससे जो टेम्परेचर गन होती है, गन से हम मेजरमेंट करते हैं, तो दूर से ही वो टेम्परेचर मेजर कर लेता है। तो थर्मामीटर होता है तो उसको हमको लगाना पड़ता है आर्मपिट पे या टंग के नीचे, है ना। वो फिजिकली कांटेक्ट होता है ना, थर्मामीटर। लेकिन जो हमारा वो टेम्परेचर मेजरमेंट, जो टेम्परेचर गन होती है, उससे हम फिजिकली टच नहीं होते। तो ऐसे मेथड्स जिसमें हम फिजिकली फिजिकली मूवमेंट या फिजिकली टच नहीं करते हैं, या एक्चुअल हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, एक्चुअल कंपैरिजन नहीं करते हैं, और कंपैरिजन ही हमारा क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। मेजरमेंट हमारा दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, और एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा।
डायरेक्ट मेजरमेंट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है? डायरेक्ट मेजरमेंट हम जिसमें फिजिकली किसी चीज का जब मेजरमेंट करते हैं तो फिजिकली हम उसका कंपैरिजन करते हैं, और बिना कंपैरिजन किए हुए किसी पर्टिकुलर मेथड से जब हम किसी चीज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, या हम लेंथ को कैलकुलेट करें, या टेम्परेचर को कैलकुलेट करें, या फिर हम मास को कैलकुलेट करें, तो वो पर्टिकुलर मेथड से है उसको हम इनडायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो डायरेक्ट मेजरमेंट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट, तो आप कॉपी पे कहीं ऊपर नीचे सिर्फ लिख लेना, डायरेक्ट मेजरमेंट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट। आप सर्च करके डेफिनेशन आप खुद से लिखोगे, लिख लेना साइड में कहीं, मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट में हम फिजिकली उसको कंपैरिजन नहीं करते हैं, है ना, कंपैरिजन नहीं किया जाता। नेक्स्ट हम इसी पे आते हैं कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हाउ द बेसिस इज ट्रीटेड एज आर्क। देख लेना भाई, ये जब बहुत एंगल छोटा हो जाएगा, बात कर रहा हूँ बहुत एंगल छोटा हो जाएगा तब, है ना, ये तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन इट कैन बी ट्रीटेड एज एन आर्क। तो हम बहुत छोटा ले लेते हैं तो स्ट्रेट लाइन ही हमारा कर्व की तरह माना जा सकता है, अगर थीटा स्मॉल होगा तब। अगर थीटा स्मॉल नहीं है तब ऐसा नहीं होगा, ये जो हमारा मेथड है ये फेल हो जाएगा। ठीक है ना, चलो खैर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो आपने हेडिंग क्या लिखी थी? हेडिंग आपने आपने लिखी थी मेजरमेंट ऑफ अ लार्ज डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। तो मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस के नीचे, जस्ट नीचे, है ना, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस के कई सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन इन दिस सिलेबस हमको पढ़ना है, जो हमको पढ़ना है वो पर्टिकुलर मेथड जो आप लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है, दैट मेथड इज कॉल्ड पैरालैक्स, पैरालैक्स मेथड, है ना। तो लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए बहुत सारे मेथड मेजरमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन अभी जो हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं दैट इज पैरालैक्स मेथड। ठीक है, पैरालैक्स मेथड। तो ये हमारा पूरा जो मेथड है हमारा मेजरमेंट डिस्टेंस को मेजर करने का, यानी प्लेनेट और अर्थ के बीच की डिस्टेंस जो हमने मानी है, ये डी मानी है, और डी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मेजरिंग थीटा, यानी एक बार यहाँ से थीटा वन और एक बार यहाँ से थीटा टू मेजर करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको थीटा एंगल मिल जाएगा, और उसको हम डिग्री डिग्री में अगर होगा तो उसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और स्मॉल डी इज द बेसिस, हमने दो पोजीशन जहां से हमने ऑब्जर्व किया हुआ है उनकी बीच की डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी ट्रीटेड एज बेसिस। यस, तो बेसिस भी हमको नोन हो जाएगा एंड थीटा भी नोन होगा, तो ये दोनों नोन क्वांटिटी होगी, तो ये हमारा कैपिटल डी, दैट यानी डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड अर्थ कैन बी कैलकुलेटेड, है ना। तो किसी भी प्लैनेट का या किसी फार अवे डिस्टेंस, फार अवे ऑब्जेक्ट का हम अर्थ से या किसी ऑब्जर्विंग पॉइंट से हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस मेथड। दिस इज कॉल्ड पैरालैक्स मेथड। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है? एनी डाउट टू एनीवन? नो? यस? नो? ओके, सिर्फ 3 लोगों को नो है, बाकी लोग कंफ्यूजन में, बाकी लोग कंफ्यूजन में हो या सो रहे? जग जाओ जग जाओ जग जाओ जग जाओ, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत आराम आराम से, बहुत स्लो, बहुत अभी तो स्पीड बहुत कम है ना, बहुत कम स्पीड है, समझ लो कि 10 टाइम्स कम स्पीड है। हाँ, अगर इसी स्पीड से पढ़ाते रहे ना, इसी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, इसी स्पीड से अगर मैं पढ़ाता रह जाऊँ तो 2 3 साल 4 साल लग जाए पढ़ाते पढ़ाते। हमको पढ़ना एक ही साल, 2 साल में पढ़ना है।
एक ही 1 ईयर में ना सिलेबस पढ़ना है 11th का, 2 ईयर्स, 1 ईयर में पढ़ना होगा सबको। तो 1 ईयर में अगर पढ़ना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अभी तो बहुत कम स्पीड है, अभी चूंकि 10th से आए हो तुम लोग 11th में, इसलिए स्पीड में बहुत कम रख रहा हूँ। लेकिन अभी आदत बनाओ आप थोड़ा स्पीड को बढ़ाने की, है ना, धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस होगी, आप स्पीड बढ़ा सकते हो। तो अपनी बुक ओपन कर लो, बुक को ओपन कर लो, पेज नंबर 19, पेज नंबर 19, बल्कि पेज नंबर 18 पे ही आ जाओ पहले थोड़ा सा। पेज नंबर 18 पे आप लोग देखोगे मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, उसमें बोल्ड बोल्ड होगा आपका, यहाँ पे लिखा होगा पैरालक्स मेथड, है ना, यही पैरालक्स मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके नीचे पैरालक्स लिखा है, फिर बेसिस लिखा हुआ है, फिर एकदम नीचे देखोगे पैरालिटिक पैरालक्स एंगल और पैरालिटिक एंगल, पैरालक्स एंगल, पैरालक्स एंगल या पैरालिटिक एंगल, ये जो एंगल आता है ना ये वाला, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरालिटिक एंगल और पैरालिटिक एंगल और पैरालक्स एंगल भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें आगे आओगे एग्जाम्पल 2.1, एग्जाम्पल 2.1 आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड इन रेडियन, है ना। तो आंसर देखोगे आपको मिलेगा 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, जो कि हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.745 10 टू द पावर -2, इसको भी हमने पढ़ लिया। 1 मिनट इक्वल टू 2.91 10 टू द पावर -4 रेडियन हमने पढ़ लिया। और 1 सेकेंड इक्वल टू 4.85 10 टू द पावर -6, यानी एग्जाम्पल 2.1 हम पहले ही यानी कल ही पढ़ चुके हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट है, ऑनेस्टली बताना, किसी ने देखा था एग्जाम्पल 2.1, ऑनेस्टली बताना, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 2.1 देखा था एग्जाम्पल, ऑनेस्टली बताना। अगर किसी ने देखा तो ये लिखे यस, थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा ना, बिना सर के बताए हुए, बिना सर के बताए हुए कुछ बुक उठा के आप ओपन करके देख सकते हो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना। तो देखो 2.1 में करा दिया, बताया नहीं था कि एग्जाम्पल 2.1 हो चुका है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत खुद से भी सर्च करना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.3, 2.3 एग्जाम्पल 2.3 आप देखोगे, मैं इसको समझाऊंगा, अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तो बता देना। देखो लिखा हुआ पहले, देखो एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैं उसको आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है ये बहुत टिपिकल मानी जाती है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज होती है और जो आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि आप आगे जाओगे, पढ़ने जाओगे 11th के बाद 12th, 12th के बाद जब हायर डिग्री हायर एजुकेशन में जाओगे तो जो आपको स्टैंडर्ड बुक मिलेगी उसकी लैंग्वेज आपकी यही होगी, है ना। जेई मेंस देखो, जे नीट अगर आप कहते हो तो उसकी लैंग्वेज भी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लैंग्वेज। तो बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं पढ़, तो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है सर, क्वेश्चन तो पढ़ते हैं, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता, तो जब क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो सोल्यूशन कोई सवाल ही नहीं। तो सबसे पहले आपका क्या है कि आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, आपको मैं क्वेश्चन मैं खुद पढ़ता हूँ, खुद तुम लोग पढ़ते हो, क्वेश्चन को समझते हो, नहीं समझ में आता है फिर अपनी लैंग्वेज में मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ, फिर उसके बाद सोल्यूशन। तो आधा 50% इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को समझो। कैसे होगा ये, आपका प्रैक्टिस से होगा, बार बार इसको प्रैक्टिस करते रहोगे, सारे क्वेश्चन पढ़ के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आपका धीरे 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 आपको समझ में आने लगेगा। तो पहला मैं क्वेश्चन यहाँ पे 2.3 एग्जाम्पल आप देखोगे, द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी। देखो अभी इसमें क्या क्या समझ में आ रहा है, मून, द मून इज ऑब्जर्व, है ना, कहां से, अर्थ से, लिखा है ना, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर से, देख लो मैं यहाँ पे साइड में बना देता हूँ, लेट अस सपोज ये अर्थ है हमारी, अर्थ, ये मून है हमारा, यहां से बोला गया कि टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, यानी ये डायमीटर बना दे, तो एक यहां से और एक यहां से ऐसे
और यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऑब्जर्व किया गया और यहाँ से ऑब्जर्व किया गया। इसका ये मतलब द मून, ये वाला मून है ना, मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी। ये फिगर समझ में आ रहा है? इस फिगर को आप इस फिगर से आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि ये थीटा हो जाएगा और यहाँ से आपका कैपिटल डी हो जाएगा, यानी अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस, और इसका जो डायमीटर होगा, अर्थ का डायमीटर विल बी ट्रीटेड एज स्मॉल डी, यानी बेसिस। अब मुझे तक क्लियर हो गया। इससे हम जो हमने थ्योरी पढ़ी हुई है, पैरालैक्स मेथड पढ़ा हुआ है, उसी का हम यूज करते हैं। देखना, तो लिखा हुआ है द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद लिखा हुआ है कि द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट। 1 डिग्री 54 मिनट, यानी एंगल दिया हुआ है। कौन सा एंगल? ये पैरालेक्टिक एंगल, ये वाला थीटा वाला, ये थीटा इज गिवन। उसके बाद लिखा हुआ है गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी अबाउट 1.276 10 to the power 7 मीटर, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। यानी बेसिस आपका गिवन, ये बेसिस आपका गिवन है, यानी आपको कैपिटल डी फाइंड करना है। वी विल यूज दिस फार्मूला, कैपिटल डी इक्वल्स टू स्मॉल डी अपॉन थीटा। कैपिटल स्मॉल डी आपका दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्टली डायमीटर ऑफ द अर्थ पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट थीटा? थीटा मस्ट बी इन रेडियन, है ना, तो रेडियन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। देख लो 1 डिग्री 54 मिनट, देख लो कई सारे मेथड हो सकते हैं, सिर्फ बुक का मेथड हम यूज नहीं करेंगे, आपके पास कई सारे मेथड हो सकते हैं, आप कौन सा मेथड यूज करोगे आपके ऊपर है। देखो 1 डिग्री 54 मिनट, सॉरी 54 मिनट, तो पहले आप लिख लो 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो। तो 1 डिग्री कितना रेडियन होता है आपके पास, आपका लिखा हुआ है आपके बुक में कि 1 डिग्री जो होता है 1.745 इंटू 10 to the power -2 रेडियन होता है। और वन मिनट कितना होता है? 1 मिनट कितना होता है आपको पता है? 1 मिनट कितना होता है? 1 मिनट होता है आपका 2.91 इंटू 10 to the power -4 रेडियन, ये 1 मिनट होता है ना। अगर हम इसमें 54 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 54 मिनट हो जाए। अब फिर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए। देख लेना पावर अलग अलग है, इसलिए पावर को पहले सेम करना पड़ेगा। ये 10 की पावर, ये 10 की पावर -4 है, तो इसको भी 10 की पावर -4 करना पड़ेगा, इसको भी 10 की पावर -4 करना पड़ेगा। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, इसमें 10 की पावर -4 करने के लिए 1 2 यानी कि 174.5 इंटू 10 to the power -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रखना 10 की पावर -4, फिर दोनों को ऐड कर देना, फिर ये जो समेशन आएगा इंटू 10 की पावर -4 रेडियन, है ना, ये पूरा आ जाएगा। उसके बाद कैपिटल डी इज इक्वल्स टू स्मॉल डी अपॉन थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो भी आपका डायमीटर गिवन है, देख लेना आप एग्जांपल में 1.276 इंटू 10 to the power 7 और अपॉन में जो थीटा, सोल्यूशन देख लो आप लोग, सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में देखो पहले लिखा हुआ वी हैव थीटा इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट, है ना। या तो आप ये मेथड यूज कर लो, रेडियन में कन्वर्ट कर लो, 1 डिग्री को अलग रेडियन में कन्वर्ट करो, और 54 डिग्री 54 मिनट को आप अलग रेडियन में कन्वर्ट करो और दोनों को ऐड कर दो। या फिर एक काम कर सकते हो आप, एक काम और कर सकते हो, देख लो यहाँ पे एक काम और हो सकता है आपसे। वो क्या हो सकता है कि आप पहले क्या करो, 1 डिग्री कितना होता है 60 मिनट, तो 54 मिनट और 60 मिनट कितना जाएगा 4 104 मिनट, है ना। तो कितना कितना हो जाएगा 114 मिनट है, इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा, मिनट को कन्वर्ट करने 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। अब ये पूरा थीटा हो गया, ये भी आपका मेथड कर सकते हो, है ना, समझ में आ रही बात। ये भी आपके पास एक मेथड है, आप इससे भी कर सकते हो, या फिर आप एक और मेथड है आपके पास, तो 100
114 मिनट है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में। और 1 सेकंड में कितना होता है, 1 सेकंड में कितना रेडियन होता है, अब 114 इंटू 10⁶, सॉरी 114 60 इंटू 60 कितना रेडियन हुआ। तो आपके पास कई सारे मेथड है, इसको आप देख लेना। देखो इस बुक में लिखा हुआ है, पहले सबको सेकंड में कन्वर्ट किया होगा, देखो 114 इंटू 60 सेकेंड में कन्वर्ट करके, और फिर 1 सेकंड में कितना होता है 4.85 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल रेडियन निकल के आ गया कितना 3.32 इंटू 10⁻² रेडियन। ये एंगल आ गया। जब एंगल आ गया तो एकदम नीचे लास्ट में देखा लिखा हुआ है डी इक्वल टू डी अपॉन थीटा, डी इक्वल टू डी अपॉन थीटा या बी अपॉन थीटा, बी की जगह पे यहाँ पे डी की जगह पे बी लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। तो एंगल ऊपर दिया हुआ बेसिस और नीचे एंगल दिया हुआ, सॉल्व करके आंसर आ गया। कोई दिक्कत हो जाएगा ना, ये खुद से ट्राई करोगे, खुद से इसको ट्राई करोगे तब जाके क्लियर होगा। अभी तो समझ में आ गया होगा, मैं जानता हूँ, है ना। लेकिन लेकिन आपको इसको खुद से एक बार सॉल्व करना है। ये जो मैं पहले मेथड बताया था कि आप 1 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करो, फिर 54 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करो, फिर दोनों को ऐड कर दो, है ना, फिर सॉल्व करना। तो इसको खुद से करना, कैलकुलेटर का यूज कर लेना, नो प्रॉब्लम, कैलकुलेटर का यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आता है 2.4। नेक्स्ट एग्जांपल सिमिलर एग्जांपल है, एकदम सिमिलर एग्जांपल है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड, मीन्स एंगल दिया हुआ है। The distance d of the sun from the earth is this, कैपिटल डी भी दिया हुआ है। What is the diameter of the sun, यानी बेसिस कैलकुलेट करना, बेसिस कैलकुलेट करना हो जाएगा ना ये, एनी प्रॉब्लम, हो जाएगा या नहीं, यस और नो। तो 2.3 और 2.4 ये आपका होमवर्क है। तो सर आपने 2.1, 2.3 और 2.4 तो करा दिया, 2.2 क्यों छोड़ दिया, हाँ 2.2 क्या छोड़ दिया आप। तो आप लोग एग्जाम्पल 2.3 देखोगे तो एंगल आपका कितना मिला, कितना मिला 3.3 10⁻², और जो होल एंगल होता है पूरा 360 डिग्री होता है ना। और यहाँ पे कितना हुआ 1 डिग्री 54 मिनट, ये 60 मिनट होता तो ये 2 डिग्री का अप्रॉक्स हो जाता। ये अप्रोक्सीमेटली 2 डिग्री है, 2 डिग्री से थोड़ा सा, 54 मिनट है ना ये, 54 मिनट, मतलब अगर ये 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 हो जाता तो ये 2 मिनट 2 डिग्री हो जाता, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं इट इज 2 डिग्री, और टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो बार बार सर आप बोलते हो, सर आप बोल रहे हैं कि छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा, किसको हम छोटा मानेंगे, किस चीज को हम छोटा मानेंगे, ये तो है ना, कि किस चीज को हम छोटा मान। आप कह रहे हैं कि अगर एंगल बहुत छोटा होगा तो सर हम कैसे, हमको कैसे पता होगा कि कितना एंगल छोटा होगा, पूछना चाहिए था ना, लॉजिक है ना। लॉजिक है, पूछना चाहिए था आपसे कि सर आप छोटा छोटा कह रहे हो तो कैसे पता चला ये छोटा है, कितना छोटा, हम कितने छोटे को छोटा माने, कितने बड़े को बड़ा माने, है ना। तो इस बात को भी पूछना चाहिए आपसे, लॉजिक, हर जगह लॉजिक होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप, अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो कोई चीज छोटी कब होती है, कोई चीज बड़ी कब होती है,
इन्हीं दो चीजों को हम का जब कंपैरिजन करते हैं, इन्हीं दो चीजों को हम कंपैरिजन करते हैं, और अगर 360/2 यहाँ की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों में हम कंपेयर करते हैं, तो 360/2 अगर हम करते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो ये 180 आएगा ना, 180 डिग्री। तो इनका जो रेशियो है, इन दोनों का जो रेशियो है, यानी हमने छोटी वाले से बड़ी वाले को हमने छोटे वाले से डिवाइड किया, तो ये कितना आया, 180 आया। ठीक है, तो छोटा हम किसको मानेंगे, अगर ये 100 टाइम रेशियो जाता है, 100 टाइम्स, है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट छोटा है। जैसे अगर 18 डिग्री, 2 की जगह पे 18 डिग्री भी होता या 36 डिग्री भी होता, तो 336 सॉरी 3.6 भी होता है, तो कितना आता है, ये 100 हो जाता है। तो अगर ये अप्रोक्सीमेटली 100 कह सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स का अगर रेशियो होगा दो ऑब्जेक्ट में, तो एक को छोटा एक को बड़ा कह सकते हैं, एक को छोटा और एक को बड़ा कहा जा सकता है। अगर ये रेशियो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब बहुत छोटा हो गया, जैसे 4 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स, इसके आसपास हो गया, तो हम एक ऑब्जेक्ट को छोटा और दूसरे को बड़ा नहीं कह सकते। यानी एक क्वांटिटी को हम छोटा, एक क्वांटिटी को बड़ा नहीं कह सकते। ये रेशियो अगर अराउंड 100 हो, 90 हो तब भी चलेगा, 80 हो तब भी चल जाएगा, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली बोला जाता है 100 या मोर देन 100। अगर रेशियो 100 और मोर देन 100 का होगा, तो एक क्वांटिटी को हम छोटी, दूसरे को हम बड़ी कह सकते हैं। याद रहेगा कुछ, छोटा बड़ा कब कहते हैं। देखो, आपका जो 2.3 एग्जाम्पल है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 2 डिग्री दिया हुआ है, और और जो 2.4 है, 2.4, तो 2.4 में 1920 ये अराउंड 6 डिग्री के आसपास होगा, है ना, 6 डिग्री के आसपास होगा, जो भी हो, 6 डिग्री, 7 डिग्री। तो अगर ये 6 डिग्री और 7 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली है, और अगर हम 360 से डिवाइड करते हैं, 6 डिग्री भी अगर मान लेते हैं, तो 360/6, तो ये 60 डिग्री के अराउंड है, तो इसको भी अप्रोक्सीमेटली हम छोटा मान सकते हैं, है ना। 60, 70, 80, 100 माना जाता है, 100 माना जाता है, ये बेस है, उससे 60 को भी हम मान सकते हैं कि इट इज अप्रोक्सीमेटली स्मॉल। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल नंबर 2.2 में आओगे, लॉजिकली स्ट्रांग होना जरूरी है, आप एग्जाम्पल नंबर 2.2 में आओगे, तो इसमें एक एंगल दिया हुआ है, आप देखोगे ऊपर 19 पे जहां लिखा होगा उसी पे एंगल जो दिया हुआ है वो 40 डिग्री दिया हुआ है, 40, है ना। 40 और 360 को हम 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना है ना, तो 90 हो जाएगा, सॉरी, ये कितना हो रहा था, ये 60 हो रहा था, और इसको 40 से डिवाइड करेंगे तो ये 90, यानी कि 0 से 0 भी कैंसिल हो, 9 आ रहा है। तो ये जो रेशियो आ रहा है वो 9 आ रहा है, ठीक है। तो 9 क्या है, ये बहुत छोटा है, इसलिए 40 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री इज नॉट स्मॉल एज कंपेयर टू 360 डिग्री। तो जब ये एंगल जो है वो स्मॉल नहीं हुआ, छोटा नहीं हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे पैरेलक्स मेथड, यानी ये वाला मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। क्लियर होगी बात, ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। सिंपल हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का यूज करेंगे। we cannot use the method parallax method because in parallax method angle should be very small, and this 40 degree angle is not small as compared to the angle 360 degree। तो लगता है बात क्लियर हो गई होगी। आप इसको जब पढ़ोगे, एग्जाम्पल नंबर 2.2 भी पढ़ोगे,
तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो आप 1 एग्जाम्पल 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 इतना आप लोग करोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कुछ पढ़ेंगे। इन 4 एग्जाम्पल्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कल पूछ सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ठीक है, फिर आज यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके ओके, तब तक के लिए बाय बाय।